नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGA शो में। और आज मैं फिर आपके बीच लेके आया हूँ जीएसटी के केस लॉज पार्ट 4, यानी हमारे केस लॉज जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, AAR एडवांस अथॉरिटी ऑफ रूलिंग, CCI, कई जगह हाई कोर्ट में ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, कई जगह डायरेक्शंस दी जा रही हैं। तो हम वो सारी चर्चा अपनी इस वीडियो में करते हैं और आज उसका पार्ट 4 रिलीज़ हो रहा है। पार्ट 4 में और बेहतरीन कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा केस लॉज आपके बीच में मैं ला पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ डिस्कशन कर पाऊँ कि किस में क्या है, क्या चीज़ पास हो रही है ऑर्डर में, क्या चीज़ वो कहना चाह रहे हैं। और चलिए ज़्यादा समय लगाते हुए शुरू करते हैं, अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। पहले केस लॉज की तरफ। इसमें कह रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट रेमिटेड मैटर ऑफ फ्री एजुकेशन सिंस डिपार्टमेंट इशूड समरी ऑर्डर विदाउट अपलोडिंग डिटेल्ड ऑर्डर। अब आप खुद समझिए, आप सप्लीमेंट ऑर्डर, आप समरी ऑर्डर पास कर रहे हो, डिटेल्ड ऑर्डर पास नहीं कर रहे हो। भैया जब आपको ऑप्शन दिया गया है डिपार्टमेंट को कि पहले समरी ऑर्डर बनाओ और फिर कंप्लीट ऑर्डर पास कर दो, उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो उसमें क्या कहा, जीएसटी वेयर जीएसटी ऑर्डर रिवील्ड डिस्टर्बेंसी एंड रेवेन्यू अथॉरिटी इशूड समरी ऑर्डर विदाउट अपलोडिंग डिटेल्ड ऑर्डर। उन्होंने समरी ऑर्डर तो पास कर दिया लेकिन डिटेल्ड ऑर्डर नहीं करा। एंड लेटर produced detailed order with signing date after summary order date. Impunged order was to be set aside and matter was to be remitted for re-adjudication. भैया देखो, अगर आप टाइम से नहीं करोगे तो उसको ऑर्डर को वो कैंसिल मान लिया गया और उससे फिर कह दिया कि भैया फिर से इसका री-एजुकेशन करिए, समझिए और इस मैटर को क्लोज करिए। तो ये इसमें मैटर में क्या हुआ, हमने मोटी मोटी बात समझ ली। इसमें क्या था, डिमांड टैक्स वाज नॉट इन्वॉल्व इन फ्रॉड, डिस्पेंसी समरी ऑर्डर पीरियड 17-18 एसएससी ग्रांटिंग सेट मैन्युफैक्चर्स फ्रॉम हाउस अंडरवेंट ऑडिट्स बाय जेसी एंड फाउंड टू हैव डिस्टर्बेंसी। रेवेन्यू अथॉरिटी issued GST DRC 01A intimating SSC about tax payable. SSC filed objections and thereafter Revenue Authority issued show cause notice. Then summary order. SSC contended that the only summary order was uploaded and not detailed order, hindering their ability to challenge summary order effectively. वही आपने जब कंप्लीट ऑर्डर ही नहीं पास किया है तो वो किसके अगेंस्ट में जाएगा? तो उसको समरी ऑर्डर मिला था। Revenue Authority admitted that summary order was uploaded but also produced detailed order claiming it was signed after summary order date held. Impunged order was to be set aside and matter was to be remitted to re-education. Re-education की तरफ चला गया। SSC could file additional reply within 30 days of receiving order. Revenue Authority must grant SSC personal hearing before passing fresh order. सेक्शन 73 का केस था और ये इन फेवर ऑफ एसएससी हुआ। सीधी सी बात है भैया, अगर समरी ऑर्डर आप पास करोगे, डिटेल ऑर्डर पास नहीं करोगे तो आपको डिटेल ऑर्डर भी विद इन टाइम पीरियड करना पड़ेगा, जिससे लिए एसएससी कम से कम अगर उसके अगेंस्ट जाना चाहता है तो उसके पास एक सफिशिएंट टाइम तो होना चाहिए अपील फाइलिंग के लिए। लेकिन जब उसको डिटेल्ड ऑर्डर ही नहीं मिलेगा, डिटेल समरी ही नहीं मिलेगी, तो वो किसके अगेंस्ट में जाएगा? तो क्लियर कट है, आपको कंप्लीट ऑर्डर, डिटेल्ड ऑर्डर पास करना है। ये हमारा मद्रास हाई कोर्ट का केस था। चलते हैं हम नेक्स्ट केस लॉ की तरफ। इसमें कह रहा है 18% GST शैल बी लिवाइड ऑन डैमेज रिसीव्ड बाय एसएससी फॉर टॉलरेटिंग ब्रीच ऑफ लीज एग्रीमेंट। अब इसमें पूरी समझते हैं केस को। ये केस कहना क्या चाह रहा है, GST एज पर सर्कुलर नंबर ये है, अमाउंट पेड फॉर अर्ली टर्मिनेशन ऑफ लीज। यानी मैंने लीज 99 ईयर्स की ली या 20 ईयर्स की ली, और लेकिन मैं पहले उसे टर्मिनेट करना चाह रहा हूँ एज कंटेम्पलेटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट एज पार्ट ऑफ कमर्शियल टर्म्स एग्रीड बाय पार्टी कॉन्स्टिट्यूटेड कंसिडरेशन फॉर सप्लाई ऑफ फैसिलिटी। देयरफॉर डैमेज रिसीव्ड बाय एसएससी फॉर टॉलरेटिंग ब्रीच ऑफ लीज एग्रीमेंट बाय क्लाइंट इज अ कंसिडरेशन फॉर सप्लाई ऑफ फैसिलिटी एंड लायबल टू GST एट द रेट 18%। भाई अगर कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ कितने भी पीरियड का लीज किया लेकिन आपने उसको टाइम से पहले ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया, तो आपको जितना भी कंसिडरेशन उसका है उस पर आपको 18% का GST देना पड़ेगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, देना भी चाहिए। अब ये केस क्या था, रियल एस्टेट सर्विसेज डैमेज रिसीव फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हेडिंग नंबर 9972 क्लासिफिकेशन एसएससी एंगेज इन सबलेटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑन रेंटल बेसिस। एसएससी हैज ऑब्टेन्ड 2 premises for lease and has subleased them to a client due to incapability or to continue said sublet contract. Client had paid damages of SSC early termination of contract.
भैया उस पर बस्ती नहीं थी, उसने कह दिया मैं आपको जो भी टर्मिनेशन का पेमेंट है डैमेज है मुझसे ले लीजिए, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा हूँ। हेल्ड एज पर कॉन्ट्रैक्ट एसएससी एग्री टू रिफरेन और टॉलरेट टू डू and act in the instant case and said obligation condition contract is not fulfilled, SSC had received consideration। अगर उसे कंसिडरेशन को भी मिलता टॉलरेट इन ब्रीच ऑफ लीज एग्रीमेंट, सेट अमाउंट रिसीव्ड टर्मिनेशन ऑफ सब लीज कंसिडर सप्लाई अंडर सेक्शन 7 फर्दर मोर एज पर सप्लाई। बिल्कुल ठीक है, अगर कोई भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया और वो कैंसिल हो गया और कैंसिल होने की वजह से मुझे कोई पेमेंट रिसीव हो रहा है तो सेक्शन 7 सप्लाई की डेफिनेशन में वो बिल्कुल क्लियर है, आ जाएगा। और जब सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा तो मेरे को उसके ऊपर जीएसटी भी चार्ज करना पड़ेगा, और जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा तो मुझे वो जीएसटी का पेमेंट भी करना पड़ेगा। देयरफॉर सच पेमेंट इवन दो दे मे बी रेफर टू फाइन अ पेनल्टी एक्चुअली पेमेंट दैट द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ सप्लाइंट्स आर सब्जेक्ट ऑफ जीएसटी। बिल्कुल जीएसटी मैं उसके ऊपर दूंगा, और ये भी केस भी आप देखें तो इन फेवर ऑफ एसएससी गया है। 73 74 सब में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट केस लॉ की तरफ चलते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय एसएससी आफ्टर पासिंग ऑफ रिकवरी ऑर्डर शैल बी कंसिडर। बहुत अच्छा केस लॉज है, प्रैक्टिकल वे में देखा जाए अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन एसएससी देना चाहता है आफ्टर पासिंग रिकवरी ऑर्डर शैल बी कंसिडर्ड। अगर वही उसके कुछ चीज़ वो पहले नहीं दे पाया है लेकिन रिकवरी के टाइम पे और आने वाले टाइम पे वो आप दे रहा है तो बिल्कुल उसे एक्सेप्ट कर लो, उसकी चीज़ें एक्सेप्ट करके आप उसे कंसीडर कर सकते हो। समरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड आफ्टर पासिंग ऑफ रिकवरी ऑर्डर शैल बी कंसीडर्ड एंड फर्दर एग्जामिन फॉर पासिंग ऑर्डर फ्रेश। अगर भाई देखो आप देखो सीधी बात, लॉ कहना क्या चाहता है, लॉ कहना चाहता है कि किसी के साथ हरेसमेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई बंदा कोई डिटेल नहीं दे पाया उसको बाद में मिल गई और वो देना चाहता है तो बिल्कुल दे दे, हम उसको तब भी एक्सेप्ट कर लेंगे अगर वो वैलिड है, उस पर कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड कर रहा है वो वैलिड है और उसका कुछ से हरेसमेंट होने से बच पा रहा है तो वो करा सकता है। CGST 2017 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्किम गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 ऑर्डर रिकवरी ऑफ टैक्स ऑर्डर सीकिंग रिकवरी ऑफ टैक्स was assailed by petitioner. Additional information was furnished by petitioner which highlighted recovery amount to be reversed. Such information was submitted after passing of said order. Head Assistant Commissioner submitted report according to which on consideration of document furnished recovery order needed revision. Department agreed that recovery order needed re-examination. Authority were to directed to revisit recovery demand and take appropriate action as per law. Section 79 of CGST Act, Sikkim Goods and Service Tax Act, to Article 226 of Constitution of India। यानी सबको अपने अपने पक्ष रखने का हक है। अगर आपका कोई पक्ष रह गया और आप रखना चाहते हो, भले ही रिकवरी प्रोसीडिंग चल रही है आपके अगेंस्ट में, लेकिन अगर वो फेवरेबल है, ज़रूरत का है तो वो बिल्कुल माना जाएगा। तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर था। आपके ये प्रैक्टिकल केस बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हो सकता है कईयों के केस में। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट केस लॉ की तरफ। हाई कोर्ट डिसमिस्ड प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज्ड ऑफ अवेलिंग आईटीसी इलीगली ऑन बेसिस ऑफ फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स। फॉल्स हाई कोर्ट ने क्या किया, उसकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी एसएससी की, एक्यूज्ड की, एक्यूज मतलब मुलजिम, ऑफ अवेलिंग आईटीसी, जिसने आईटीसी गलत ली थी ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट। फॉल्स फैब्रिकेटेड मतलब इनवॉइसेस गलत थी, सप्लाई हुई नहीं थी, पेमेंट हुआ नहीं था, गुड्स डिलीवर्ड नहीं हुआ, लेकिन इनवॉइस जनरेट कर ली, ईमेल जनरेट कर लिया, और ये सारी चीज़ें जो उसने थी फैब्रिकेटेड मतलब पूरे वेल प्लान करने से फैब्रिकेटेड करी गई। तो उसमें क्या हुआ, तो हाई कोर्ट ने कह दिया भाई हम आपकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे, डिसमिस कर देंगे। तो समरी में क्या है, where serious economic offence was made out against petitioner accused for obtaining financial benefit in form of ITC illegally by opening GST account on basis of false and fabricated document which caused huge loss to government। देखो भाई अगर किसी भी गवर्नमेंट का नुकसान होगा, किसी गवर्नमेंट क्या, एक प्रैक्टिकल बात है, अगर आप गवर्नमेंट का नुकसान करेंगे तो सरकारी गमन है वो, स्टेट से चोरी कुछ भी कर रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ भी करेंगे तो गवर्नमेंट का ऑफिसर कोई भी आपके फेवर में बहुत जल्दी नहीं आएगा क्योंकि आपने गलत तरीके से उसको यूज़ किया है। तो इसमें क्लियर कट उन्होंने इस मैसेज में हाई कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि भैया देखो अगर गलत काम करके आओगे तो मुझसे उम्मीद मत रखना, बहुत ज़्यादा उम्मीद रखोगे तो भैया मैं आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दूंगा।
तो उन्होंने कह दिया CGST एक्ट गुजरात का केस था, ये गुजरात में IPC भी इस पर लग जाती है। जाहिर सी बात है अगर 420 का केस हो जाएगा, कई सारे उसमें 420 केस, 438, ये सारे IPC के सेक्शंस लग जाएंगे, तो जाहिर सी बात है इंडियन पिनल कोड आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, CRPC एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सब उसकी कहानी फिर आपकी नेक्स्ट लेवल हो जाती है। आप GST एक्ट के अलावा और सारे एक्ट के अकॉर्डिंग कवर हो चुके होते हो, और फिर आपके ऊपर एक्शन भी उसके अकॉर्डिंग ही होता है। इसमें क्या, बोगस GST रजिस्ट्रेशन कराया, ITC ली, प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एक्यूज विद कन्विंस of other accused person with a view to obtain financial benefit from of input, ITC illegally open GST account on the basis of false and fabricated document, FIR was registered in applicant and other accused person. Applicant file anticipatory bail, वो भी समझदार था, एप्लीकेंट ने कहा कि एंटिसिपेटरी बेल लगा दी बिफोर द कोर्ट बिलो विच केम टू बी रिजेक्टेड होने दी। एप्लीकेंट फाइल इंस्टेंट एप्लीकेशन सीकिंग प्री अरेस्ट बेल इन द कनेक्शन विद द अफोर्सेड ऑफेंस। It appeared that upon documents of some other person, registration of GST had been made to avail ITC. Bogus bills were also prepared for the same. Money had been transferred from one account to another, and huge loss had been caused to government exchanger. Had serious economic offence was made out against petitioner accused, and accused failed to make out of case to grant pre-arrest bail. Bail application was failed, was to be accordingly dismissed. देखो भाई, सीधी सी बात है, सेक्शन 132 लग गया CGST एक्ट का, 438 ऑफ IPC लग गया इन फेवर ऑफ रेवेन्यू। अब आप समझिए, इन फेवर ऑफ रेवेन्यू, तो ऐसा केस अगर कोई है तो भैया वो इन फेवर ऑफ रेवेन्यू ही जाना चाहिए। अगर आप गलत काम करेंगे तो गलत काम की सज़ा गलत ही होगी। इसीलिए इस केस में क्लियर का कह दिया, अगर आपने कोई भी गलत ITC या कुछ भी लिया है तो हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी आपको बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखेगा, कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा, और इस केस में हो भी गया। क्लियर है? चलते हैं हम नेक्स्ट केस लॉ की तरफ। ये कह रहा है नो GST ऑन रिकवरीज मेड फ्रॉम एम्प्लॉय टूवर्ड्स कैंटीन एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू देम। ये भी बड़ा अच्छा केस लॉ मुझे लगा कि भाई अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ और अगर अपनी एम्प्लॉय को कोई सर्विस दे रहा हूँ, कैंटीन फूड की सर्विस दे रहा हूँ, आपको मैं ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा हूँ, तो क्या मैं जो सर्विस दे रहा हूँ वो मेरी सैलरी का पार्ट होता है, क्या मैं उस पर GST चार्ज करूँगा? तो भाई इस क्लियर कट आ गया, AAR एडवांस अथॉरिटी रूलिंग ने क्लियर कर दिया, इस पर कोई भी GST लगेगा नहीं। वेयर सप्लाई ऑफ कैंटीन सर्विस बाय फैक्ट्री टू इट्स एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एंड एप्लीकेंट प्रोवाइड कैंटीन सर्विस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड हिज एम्प्लॉय, देयरफॉर कैंटीन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST बाय सर्कुलर नंबर। ये सर्कुलर नंबर है, 2022 का सर्कुलर इशू हुआ है, उसमें क्लियर का कह दिया गया है कि भाई इसके ऊपर आपको कोई भी GST नहीं देना है। तो ये बिल्कुल सही भी बात है, नहीं भी देना चाहिए, क्योंकि आप एम्प्लॉय रिलेशनशिप में अगर वो कुछ भी हो रहा है तो वो GST का पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं आ रहा है। सेक्शन 7, सेक्शन 11, 12, 13, 14 कोई भी इस पर लगेगा नहीं, तो ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट केस लॉ की तरफ। SSC who was suffering from medical condition should be granted another opportunity to file response to SCN High Court। बिल्कुल सही बात है, और प्रैक्टिकल देखा जाए तो ये बातें होती भी बहुत हैं कि भाई मेडिकल इशूज़ अगर कोई है, ज़्यादातर प्रैक्टिकल हम सबको पता है, हम लोग क्या करते हैं, टाइम निकल जाता है तो हम लोग भी मेडिकल की हेल्प लेते हैं कई केसेस में। तो उसमें इन्होंने हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि अगर कोई सीरियस हेल्थ इशू आपका है, मेडिकल कंडीशंस में है, तो बिल्कुल आपको अनदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा है, केसेस भी हम इस पर डिस्कस करते हैं, क्या कहना चाह रहा है। वेयर पिटिशनर SSC सफरिंग फ्रॉम मेडिकल कंडीशन कुड नॉट रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 73। हम सबको पता है 73 सेक्शन फ्रॉड वाला, मतलब फ्रॉड ITC या क्लेम या कुछ भी कह लीजिए, 73, 74 इंटेंशनल और इंटेंशनल की बात करता है। एंड असेसमेंट ऑर्डर वाज पास, असेसमेंट ऑर्डर इसमें पास हो गया। सेम वाज टू बी सेट असाइड एंड SSC वाज टू बी ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू फर्स्ट फाइल रिस्पॉन्स टू SCN एंड फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर वाज टू बी पास देयर आफ्टर। बिल्कुल सही बात करी, अगर आप मेडिकल कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं तो भाई ठीक है, हम आपको एक अपॉर्चुनिटी और दे देते हैं। असेसमेंट ऑर्डर पास होगा, कोई बात नहीं, हम उसे सुनवाई करके फिर से आपका फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर पास कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात है।
ये कहाँ का केस था? ये था उड़ीसा का केस था। उड़ीसा क्या हुआ? असेसमेंट ऑर्डर अपॉर्चुनिटी टू फाइल रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, पिटिशन या कंस्ट्रक्शन कंपनी चैलेंजिंग ऑर्डर पास बाय डीसी of state tax CT GST under section 73 for tax period of 1st July 17 to 18. Petitioner was unable to appear and did not even file a reply on show cause notice issued to him. Petitioner explained that he was suffering from reeling to head influence, मतलब उन्होंने अपनी इंग्लिश वाली बीमारी को बता दी उसको और उसका मेडिकल सर्टिफिकेट साथ में लगा दिया। तो उसको कह दिया गया कि भाई ठीक है, तो उसमें कह दिया गया चलो ठीक है, हम अकॉर्डिंगली असेसमेंट ऑर्डर वाज टू बी सेट असाइड, पिटिशनर वाज टू डायरेक्ट द फाइल अ रिप्लाई शो कॉज नोटिस, और फिर हम आपकी हियरिंग करके और 2 महीने के अंदर उसका हम असेसमेंट ऑर्डर पास कर देंगे। अब ध्यान रखना 31 जनवरी 18-19 की लास्ट डेट है, अगर कोई बात रह जाए तो उसकी हेल्प ले लेना। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट केस लॉ की तरफ। High Court denied to entertain bail application filed under Section 438 of CRPC as only summon was issued. ये हम देख ही रहे हैं, बहुत सारे केसेस हो रहे हैं ऐसे। इसमें क्या कह रहा है? GST application under Section 438 of CRPC Act could not be entertained at a stage when only summon has been issued under Section 70 of CGST Act 2070. भैया अगर सिर्फ सम्मन इशू करे गए हैं और सम्मन पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो हाई कोर्ट ने कह दिया भैया मैं बेल एप्लीकेशन कोई भी एंटरटेन नहीं करूँगी केवल सम्मन के बेस पे, क्योंकि अभी आपका सिर्फ सम्मन गया है, आगे कार्रवाई कुछ हुई नहीं है, कुछ सुनवाई नहीं हुई है सम्मन पे। कम से कम पता तो चले कि सम्मन आपको उस कंडीशन तक लेके जाएगा भी या नहीं जाएगा। पता चले आपके पास सम्मन इशू हुआ, आप गए मीटिंग में, आपने वहाँ हियरिंग कराने गए और हियरिंग में ही वो मैटर सॉर्ट आउट हो गया, जो भी डिस्प्यूट थे वो क्लियर हो गया, तो मैटर आगे नहीं बढ़ेगा। जब आपके पास ऐसा है तो आप मेरे पास, हाई कोर्ट कहते हैं आप एकदम मेरे पास क्यों आ रहे हो, पहले वहाँ निपटाओ, वहाँ नहीं निपटे फिर मेरे पास आओ। तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ओडिशा गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2070, सम्मन फॉर एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्स, एंटिसिपेटरी बेल, apprehending arrest in connection with the spot summons issued under section 70. Petitioner filed instant application for grant of anticipatory bail. It was noted that petitioner had been asked for appear before Joint Commissioner CT and GST enforcement range Cuttack to give evidence truthfully on such matter concerning inquiry and produce document on record. However, petitioner apprehended that she might be taken a custody in even the हाँ ये मैं आपको बताता हूँ होता भी जाता क्यों है, सम्मन इशू हुआ, कुछ इन्फोर्समेंट वालों ने माहौल ऐसा बनाया हुआ कि उन्हें लगता है कि वो सम्मन पे जाएगा उसे वहीं अरेस्ट कर लिया जाएगा, इसलिए वो डर के एंटिसिपेटरी बेल पहले अप्लाई कर देता है। और ऐसा कई केसेस में हम लोगों ने देखा भी है कि यहाँ पे सम्मन में बंदा गया और बंदा ही चला गया, वापस नहीं आया होती जल्दी। अपीयरेंस एज अबव हेल्ड, apprehension of petitioner of being taken custody of apprehense did not appear to the reasonable, and moreover as per settled position of law, application of section 1438 CRPC could not be entertained at a stage when only someone had been issued under section 70 of Odisha GST. Therefore petitioner was directed to abide by summons and said to render full cooperation on ongoing investigation. तो उससे कह दिया भैया देखो पूरा, आप सबसे पहले पढ़ लो लास्ट वाली लाइन, इन फेवर ऑफ रेवेन्यू है ये। तो उन्होंने साफ कह दिया, बोला भाई देखो आपको अगर 70 का नोटिस, सेक्शन 70 का नोटिस आया, सम्मन आया, तो आप उस सम्मन को प्रोसेस करो, वहाँ जाओ क्लियर करो। अगर आपका वो क्लियर नहीं होता है, कुछ नहीं होता, फिर आप मेरे पास आओ एंटिसिपेटरी बेल के लिए। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, सम्मन आया नहीं और एंटिसिपेटरी बेल के लिए पहले ही चले गए। ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है, जैसा कंडीशन केस टू केस डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भाई मैं उसको नहीं एंटरटेन करूँगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट केस लॉ की तरफ। हाई कोर्ट डायरेक्टेड एसएससी टू पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग एलिगेंट अवेलमेंट ऑफ एक्सेस आईटीसी डिसमिस पिटीशन। आईटीसी के केस हम लोग को पता है सबसे ज़्यादा हैं, और इस केस में क्या है पढ़ते हैं। GST where a show cause notice was issued to SSC on ground that excess ITC had been taken by SSC. However, no reversal of such excess ITC had been shown in any of monthly GSTR 3 was relevant month, and SSC replied to same show cause notice issued against SSC was to be adjudicated on merits by concerned authority, and it was not proper to address issue in writ petition.
भैया उसने क्या था, शो कॉज नोटिस इशू हुआ एसएससी को, ग्राउंड डेट उसने आईटीसी जो है ज़्यादा ले रखी है और नो रिवर्सल और एक्सेस आईटीसी का कोई भी रिवर्सल नहीं किया। हैड बीन शोन मंथली उसने 3B में कोई भी ऐसा नहीं कहा। और 11 मंथ एसएससी रिप्लाइड द सेम, शो कॉज नोटिस इशूड अगेंस्ट एसएससी वाज टू बी एडजुडिकेटेड ऑन मेरिट, वो मेरिट पे वो कर ले। अब देखो इस केस में क्या हुआ, reversal of ITC utilized in excess show cause notice where adjudication and show cause notice were issued to SSC on ground that excess ITC had been taken by petitioner SSC. However, no reversal of such ITC in the monthly 3B to relevant month, nor any payment of interest such utilization of made. उसने भैया कोई भी इंटरेस्ट अभी पेमेंट नहीं किया जो उन्होंने गलत यूटिलाइज करी थी। petitioner even after filing reply to show cause notice challenge that said show cause notice in instant writ petition held once SSC had subjected itself to jurisdiction of authority by filing reply or show cause notice issued by revenue, it was not proper to address contention raised to SSC touching jurisdiction as well as on merit of show cause notice. Authority concerned was to address issue raised, reply in pass an order. भैया देखो अगर किसी के अगेंस्ट में आपने लिया है और रिट में भी आप उधर भी जा रहे हो उधर भी जा रहे हो तो सीधी बात है पहले आपको यहाँ फाइनल कराइए। और इट वाज नॉट प्रॉपर टू एड्रेस इशू इन रिट पिटीशन, क्लियर कट कह दिया कि रिट पिटीशन में इस इशू को ना करें। आपने पहले कुछ अगर गलत काम किया है उस आईटीसी को रिवर्स करें, उस पर जो भी इंटरेस्ट पेनल्टी 73 की 74 की जो भी बन रही है उसको पे करें, उसके बाद आप मेरे पास आएँ। तो वो मैंने आपको बताया ना, इंटेंशनल सीधी सीधी ये है कि गलत काम करोगे अगर तो बहुत जल्दी कोई भी आपके पास सुनेगा नहीं। आईटीसी को लेके ख़ास तौर से जो भी अगर कुछ भी केसेस हैं तो आईटीसी के फेवर हैं तो उसमें आप देखोगे ज़्यादातर में इन फेवर ऑफ रेवेन्यू की बात करी गई है, इन फेवर ऑफ एसएससी की बात नहीं करी गई है। चलिए केरला हाई कोर्ट का एक और केस है, पेनल्टी और लेट फीस शुड नॉट बी लिवाइड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ केरला फ्लड सेस अंडर रॉन्ग हेड इन रजिस्ट्रार 3B। इसमें क्या हुआ, वेयर पिटिशन हैड पेड सेस अंडर इनकरेक्ट हेड, उसने गलत हेड में टैक्स सेस जमा कर दिया एंड वॉज इशूड नोटिस बाय रेवेन्यू टू फाइल KFC for a return and remit cess dues in correct head and interim measure revenue was to be directed refund amount of flood cess paid by petitioner for August 19 to 21। उसने गलत में कर दिया था तो उन्होंने प्रॉपर उससे कह दिया कि भाई देखो ये भी अब आप देखो इसमें क्लियर पता चल रहा है कि आपने टैक्स पे दिया गलत में कर दिया, तो ये ऑर्डर भी इन फेवर ऑफ एसएससी हुआ। उस पर उन्होंने कह दिया बोले ठीक है आपने गलत हेड में कर दिया तो आप एक काम करिए आप सही उसमें रिटर्न्स में क्लेम कर लीजिए, हम आपको रिफ़ंड कर देंगे और आप उसको फिर सही हेड में जमा कर दिए। या जैसे PMT 09 का ऑप्शन दिया था वैसे एक ऑप्शन दे दिया कि भैया आप इस वाले में हेड से उसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए और वहाँ से उसको डिपॉजिट सबमिट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने टाइम से जमा किया था। सेक्शन 54 रिफ़ंड का भी इन्होंने लगा दिया कि अगर आपका है तो रिफ़ंड ले लो और उसमें जमा कर दो इन फेवर ऑफ एसएससी। ऐसा नहीं है कि आपने एक में पेड कर दिया अब आप वो ना लेके दूसरे में पेड करो वो करो, तो उन्होंने क्लियर कट आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स दे दिया। चलिए एक और केस लॉज लेते हैं हम इसमें। हाई कोर्ट डायरेक्टेड टू रीस्टोर रजिस्ट्रेशन सिंस प्रोसीडिंग वेयर वर स्टिल पेंडिंग बिफोर DGGI। तो हाई कोर्ट ने कहा डायरेक्टेड टू रीस्टोर रजिस्ट्रेशन उसका कर दो, भले ये आपकी जो केस है स्टिल पेंडिंग है DGGI में, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ GST इन्वेस्टिगेशन DGGI GST where registration of petition was cancelled and while proceeding was still pending before the DGGI and no finding has been rendered by DGGI holding petitioner guilty or infraction of any provision, registration of petition was to be restored, cancellation ought to be last resort and where material would be demonstrated that a fraud had been practiced in intention of causing of state। तो भैया उन्होंने कह दिया कि अगर कोई आपका मैटर पेंडिंग है और आपको बहुत सारी चीज़ें अगर उसमें नहीं मिली हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है लेकिन कोई भी आपको बहुत ज़्यादा एविडेंस या कुछ भी मटेरियल नहीं मिला है, तो भाई उसका रजिस्ट्रेशन रिस्टोर कर दो जिससे वो अपना प्रोसीडिंग कर पाए। और आप देखो ये भी इन फेवर ऑफ एसएससी है, अगर ये अगेंस्ट में उसके होता यानी कुछ ऐसा मैटर मिल जाता तो शायद इन फेवर ऑफ एसएससी नहीं होता। तो उन्होंने क्लियर कर कह दिया कि अगर कोई भी पिटिशनर फ्रॉडली अवेल ITC विदाउट एनी करस्पॉन्डिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स इम्पंज ऑर्डर वाज पास कैंसिल रजिस्ट्रेशन ऑफ पिटिशनर एग्री पिटिशनर फाइल इंस्टेंट पिटिशन ऑन ग्राउंड दैट कैंसिलेशन वाज premature and material indicated to a complete non-application of mind by respondent authority. DGI held that said proceeding was still pending before DGI and no findings had been rendered by DGI holding petitioner guilty of infractions of provision of statute.
harsh measures of cancellation ought to be to last resort, and where material would demonstrate that a fraud had been practiced with the intention causing loss of state and not a matter of routine or a default measure, writ petition was to be allowed and registration was restored. ठीक है, अगर कुछ भी आपको मैटर मटेरियल नहीं मिला तो भैया रजिस्ट्रेशन रिस्टोर करो, जिससे हमारी प्रोसीडिंग होती रहे, हमारे को कुछ भी नहीं हो। तो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, DGI भी बीच में आ गया, इसमें दोनों चीज़ें थे। आंध्र प्रदेश का केस था, ये फेवर ऑफ SSC हुआ। मुझे लगता है कई सारे केस लॉज में कई सारी जानकारी आपको मिली होगी, लेकिन क्रक्स कुल मिला के हम लोग ने ये देखा कि अगर रेवेन्यू की चोरी होगी तो वो SSC के फेवर में नहीं जाएगा, और अगर कोई मैनुअल मिस्टेक्स या कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई जहाँ पे क्लाइंट की इंटेंशन फ्रॉड करना नहीं है, क्लाइंट की इंटेंशन कोई भी टैक्स इवेजन नहीं है, तो उसमें 90% केसेस इन फेवर ऑफ SSC हैं। और आपको पता ही है कि अब अपील की बाढ़ आने वाली है, 17-18 की भी अपील्स बहुत सारी फाइल हो रही हैं, 18-19 की भी केसेस हो रहे हैं, तो उसमें भी अपील आएगी। और अपील के टाइम में आपको सारे केस लॉस की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ तक उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको मदद मिलेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है। अपने साथ दूसरों का भी ज्ञान बढ़ाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।